नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। और एक बात प्रारब्ध के दर्शकों के साथ मैं शेयर कर दूं। खेद है मुझे इस बात का कि मैं समय पिछले 1 वीक में प्रारब्ध को जो रेगुलर हमारी टाइमिंग थी वो नहीं दे पाया हूँ। ग्राउंड पर इतना परिश्रम करना था, सब सीटों का भ्रमण करना था इस कारण। तो लेकिन 14 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कोई एक टाइम बिल्कुल, निकाल करके और बिल्कुल उसके साथ बाद बैठेंगे। हाँ, और जो हर वीक का एक हमारा विश्लेषण होता है 14 तारीख के बाद वो कंटिन्यू रहेगा, बंगाल चुनाव के पहले तक, क्योंकि फिर बंगाल चुनाव में ग्राउंड पर चला जाऊँगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग। पिछले 7 दिनों में सर, 8 दिनों में मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग 7000 किलोमीटर तो गाड़ी सिर्फ रोहतास, कैमूर, भभुआ और इधर चले ये तो बक्सर, आरा और औरंगाबाद में ट्रैवल करके चला लिए। इतनी गाड़ी चलाई है बिल्कुल, मैंने। बिल्कुल अभिषेक। और तभी ज़मीन की महक आप कैद करते हैं और ज़मीन की धड़कन, ज़मीन का तापमान क्या है, वो आप बताते हैं। कोई सवाल नहीं। पहले फ़ेज़ का जो वोटिंग है, वो 6 तारीख को मतदान होने हैं। आप खुद 6 तारीख को मतदान करेंगे। जी, चुनाव प्रचार बंद होने में अब कुछ घंटे बाकी हैं। जी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण, पहला महायुद्ध, पहला महायज्ञ, लोकतंत्र के महापर्व का, बिहार के विधानसभा चुनाव का पहली पारी की शुरुआत है। और अभिषेक तिवारी जिन्होंने एक-एक कण-कण नापा है, हर तबीयत नापी है, कोई सवाल नहीं। आइए शुरू करते हैं। क्या होने जा रहा है बिहार के पहले चरण? क्या बोलें सर, उत्पात बोलें, अ, खान मार्केट गैंग के पत्रकार समाज के लिए सदमा बोलूं, नोएडा के पत्रकारों के लिए एक क्या टर्म यूज करूं, सदमा बोलें या फिर ये बोलें कि उनका वैचारिक शून्यता उनको देखने से इनकार कर रहा था ये तथ्य। जैसे जैसे मैं बिहार की महिलाओं से बातचीत करता गया, ये मैं समझ गया कि इस बार नीतीश कुमार 20 साल की सत्ता में लगातार रहने के बाद हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं और जेडीयू हिस्ट्री लिखेगी। ये भी बात मैं सर्वप्रथम आपके चैनल पर बता दूं। ये मेरे ओपिनियन पोल का समझ लीजिए एक सार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू ये दोनों इतिहास लिखेगी। जिस जेडीयू के लिए मजाक उड़ाया गया था कि 2020 में 45 सीट पर आई, अब वो मुझे कम से कम 65 के आसपास, 70 के आसपास जाती हुई दिख रही है। 5 सीट का तो इधर-उधर गैप होता ही है, पर ये चमत्कार हो जाएगा सर। 100 सीट पे लड़ी है, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट 20 साल सत्ता में रहने के बाद। मन में प्रश्न आएगा कि फिर क्यों? क्या कारण है? एक वीडियो तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे आपको भेजा है कि महिला कह रही है कि इन लोग का राज आ जावेगा ना, यादवों का, तो फिर महिला सुरक्षित सड़क पर ना निकल पाएगी। और ये शक्ल से आपको पता चल जाएगा, घरेलू घर में कामकाजी महिलाएं होती, कोई नेत्री नहीं है, नेता नहीं है। मैंने नेत्री और बिल्कुल नेता से अभिषेक बात जी, अगर आप कहें, अभिषेक जी आप कहें तो थोड़ा-सा, एक्चुअली मैं लैपटॉप से लॉगिन नहीं किया हूँ, तो मैं उसको सुनवा देता हूँ अपने मोबाइल से, जो जी, अभी-अभी आपने जी, वीडियो देखा है, भेजा है। और जी, दर्शकों, ये जी। अभिषेक जी की फील्ड बाइट है। आप ज़रा आवाज़ सुनिए, तस्वीर आप भले ना देख पाएँ। जी देते हैं। हाँ? देते हैं। तो बच्चा का पढ़ाना लिखाना लगे, कॉपी किताब बैग इस समय सब मिलता है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि वोट लूट लिए आप लोग। नहीं, उस समय के वोट पड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा। लूट, हाँ, लूट लूट जिला दिहाड़ी सब कुछ होने लगेगा। सब कुछ होगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? हमें कहना है कि जो मतलब हम लोग, हमारी बेटियां सब और जो बहू है, वो जो बाहर जाती थी शौचालय के लिए, अब नहीं जाती है, घर में रहती है। अरे बहुत बड़ा बात आप तो। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री का जो ये शौचालय वाला योजना है, आप लोग के गांव में पहुंचता है? हर घर में बन। जी, अब इस सर एक पॉइंट रखना चाहता हूं और बिहारी होने के नाते रखना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम घरों में, पूर्वांचल में कुछ जगह मैंने देखा था, लेकिन शौचालय रहता था।
लेकिन बिहार में सर जिसके पास शौचालय नहीं है वो महिला सूर्य उदय से पहले शौच को जाती थी और सूर्य उदय के सूर्यास्त के बाद। ये कष्टकारी है सर, पीड़ादायक है। इस पीड़ा को किसी ने समझा है तो देश के प्रधानमंत्री ने समझा महिलाओं का, और वो आपको इसके बाइट में दिख गया। ये जानते हैं ये पीड़ा क्यों दिखा? इसको लगा होगा ना कि एक आदमी तो आया, कोई देश में एक आदमी आया जो मेरे लिए सोचा है, मेरे समाज के लिए सोचा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सोचा है। अब फिर आपके मन में या दर्शकों के मन में आएगा कि अभिषेक जी अगर ऐसा है तो आरजेडी वालों को ये लोग क्यों नहीं मिलते? आरजेडी के पत्रकारों को या समर्थित पत्रकारों को? गुरु इसका उत्तर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग दर्शकों। सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को पता है कि कौन आरजेडी का पत्रकार है, कौन महागठबंधन का पत्रकार है। और डर का माहौल ऐसा है कि जब आरजेडी का वोटर निकलता है तो उनको लोग कहते हैं लफंगा निकला है। तो पूछेगा चचा वोट दीजिएगा ना, तो क्या बोलेगा? वो दबा, दलित, शोषित, पीड़ित, जो इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ है, वो यही नहीं बोलेगा ना ना हमनी सब तो लालू के वोट देंगे। वो मान के चला जाएगा कि हाँ लालू को वोट दे रहा है, लेकिन वो देगा नहीं। वो ईवीएम में बटन दबाएगा क्रोध में, और कि सब 20 साल बाद भी नहीं सुधरा है। सोशल मीडिया पे तो देख ही रहा है कैसे कैसे वीडियोज आ रहे हैं कि आवे दो तेजस्वी सरकार पासवान को मारेंगे, चिराग पासवान की माता को गाली दे रहे हैं। तो आप क्या कल्पना करते हैं उनके आगे कैसे बोलेगा? हम जैसे लोग चूंकि सिविलाइज्ड मैनर में पेश आते हैं और 2-3 प्रश्नों के बाद सहज बनाने का प्रयास करते हैं, तब खुल करके बातें निकलती है। बहुत परिश्रम का काम है बिहार में ग्राउंड में ऐसा निकलवाना महिलाओं से। एक जगह जगदीशपुर में चूंकि महिलाओं का पूरा ग्रुप घूम रहा था, मैंने पूछा जेडीयू से तुम लोग हो क्या? बोला नहीं हम लोग जेडीयू से नहीं है। मैंने बोला जेडीयू के लिए प्रचार क्यों कर रही हो? तो कह रही है यहां से जेडीयू को जिताना बहुत जरूरी है। 10 साल में हम लोग बहुत परेशान हुए। और वो जीविका दीदी की टोलियां थी। लोग समझ जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेडीयू की कार्यकर्ता थी। मैंने चेक किया, वो जेडीयू के कार्यकर्ता उनमें से एक भी नहीं थी। लेकिन गांव गांव अपना पैसा लगा के घूम के कह रही है कि बहनी हो, भैया हो, नीतीश के जितैया हो। ये मैंने कभी नहीं देखा है। 2015 में नहीं देखा था, 2020 में नहीं देखा था। ये क्यों देख रहा हूं मैं इस बार? क्योंकि इस बार राजद के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा वोकल सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की, जिस कारण इस समाज के अंदर डर बैठा। और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि भाई मैं मिनिमम लेवल प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं। मैक्सिमम कल को 170 आ जाए, 180 आ जाए या 190 आ जाए, आप तो आप मुझे गाली मत दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सीटें आ रही हैं, वो नंबर मैं 143 से 45 के बीच का, 140-45 के बीच का बता रहा हूं। ये मिनिमम, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर जाएगा। अब वो कितना जाएगा, 160-70 होगा, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इस तरह के भावना में बहुत तेज अंडर करंट होता है। और वो जो अंडर करंट है ना, वो कोई माइकलाल सेफोलॉजिस्ट पकड़ नहीं सकता। आप महाराष्ट्र में नहीं पकड़ पाए। इन लोगों को पत्रकारिता का मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता, ये लोग बड़े लोग हैं अपने आप को जो समझते हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे महाराष्ट्र में? नेक टू नेक फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है, किसी तरह निकल जाए तो निकल जाए वरना नहीं निकलेगी। रिजल्ट आया तो 200 महाराष्ट्र में। किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? मैं इसका भी उत्तर देता हूं। जब 400 पार का नारा निकला तो बहुत लोग रिलैक्स हो गए, 300 तो मोदी जी ला ही रहे हैं। लेकिन मराठियों के अंदर, मराठा समाज के अंदर जो लोकसभा का रिजल्ट आया, उसके बाद जो व्याकुलता थी, जो बेचैनी थी कि नहीं अब इस बार वो गलती नहीं करना है, औकात दिखाऊंगा, बता दूंगा कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार क्या है। ये बहुत गलत हो गया। अपराध बोध, बिहारी उस अपराध बोध में नहीं आना चाहता, इसीलिए जनसुराज की तरफ पहले शिफ्ट हुआ और फिर वापस एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि ना 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 ना, ये अपराध बोध 5 साल तक मैं कर्नाटका वालों की तरह नहीं झेल सकता। मैं वो गलती नहीं करूंगा। इन्होंने लोकसभा में भी गलती नहीं की, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि बिहार में 2025 में भी ये गलती ना हो। जी।
बिल्कुल। और अभिषेक जी, आपने एक बात कही ना कि अंडर करंट, हकीकत ये होता है कि एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को अगर क्रॉस कर गया मामला, तो फिर वो कहाँ जाके रुकेगा, ये कोई नहीं कह सकता। और ये कोई नहीं पैटर्न सर। देखा गया है, तमाम चुनाव में देखा गया है। आप भी बहुत सारे चुनाव को बड़ा सूक्ष्मली देखते हैं। मैं 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ। अब तो बात ये हो रही है कि लहर है, कि महालहर है, कि सुनामी है, खैर ये 14 को पता लग जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद, सरकार चलाने के बाद, वो एंटी इनकम्बेंसी को कैसे न्यूट्रलाइज किया नीतीश कुमार जी ने, ये एक प्रश्न। और दूसरा, ये जो अनंत सिंह और ये दुलार चंद यादव वाला मामला हुआ है, क्योंकि एक बड़ा सेंटिमेंट जातीय भावना का रहता है बिहार में, इसके फैक्टर को आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? ये किस तरीके से जमीन पर रिएक्ट कर रहा है? ये 2 चीजें। सर, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, नीतीश कुमार जी वाला। नीतीश कुमार जी ने टिकट बंटवारे के बाद सबसे पहले रैलियों की शुरुआत कर दी। नीतीश कुमार जी पर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप रहा कि अस्वस्थ है, फलाना है, बीमार है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप देखिए कि जब बारिश का पिछले स्पेशली छठ के बाद, यानी 26 तारीख से ही 27 तारीख से 27, 28, 29, 30, 31, 1 तारीख तक एक बंगाल में बारिश के कारण जो दबाव बना, वो पूरा बिहार को इंपैक्ट किया और बिहार में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे। नीतीश कुमार 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 3 दिन के अंदर 450 किलोमीटर ट्रेवल किए कार से। उसमें मैथिली वाला भी सीट है। वहां जाकर के आशीर्वाद दिया अलीनगर वगैरह में। फिर बख्तियारपुर में गए तो अरुण साव को बुलाया, जो कि लोजपा से खड़ा है, हेलीकॉप्टर छाप से। उनको बुलाया, बोला ए अरुण बाबू जी इधर आइए, इधर आइए, हम आप ही के जिले के वोटर हैं भाई, आपको जिताने के लिए वोट करने आएंगे। आप ये बताइए, ये स्टेटमेंट लग रहा है कि किसी दिमाग खराब आदमी का है? उसने किस प्रकार से एक स्टेटमेंट से पूरे कुर्मी समाज को उधर शिफ्ट करा दिया। छठ के दिन वो गए थे खरना का प्रसाद खाने चिराग पासवान के घर। वो मैसेजिंग है कि देखिए, एक तो है कि मुझे जीतना है और किसी कीमत पे जीतना है, ये मेरा चुनाव है। नीतीश कुमार को ये पता है ये उनका चुनाव है, ये सिर्फ मोदी जी का चुनाव नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी जान क्यों लगा रहे हैं? अब ये भी क्वेश्चन उठेगा कि भाई अगर नीतीश जी का चुनाव है तो मोदी जी कम जान लगाते हैं। मोदी जी को पता है कि बिहार का पॉलिटिकल इंपैक्ट सेंटर में क्या होना है। योगी जी को पता है कि नहीं, अगर लोग मुझे इतना देख रहे हैं, जेडीयू वाले बुला रहे हैं, तो क्यों? अब आप देखिए कि अगर ये इतनी 74 वर्ष की 75 वर्ष की आयु में ये दोनों इतनी सभाएं कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव उस समय बरसात में क्या कर रहे थे? मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो फोन पर रैली कर रहे थे कि हम आ नहीं पाए हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। 35 साल का युवा 60 किलोमीटर की रैली नहीं कर पा रहा है, राघोपुर टू मुजफ्फरपुर। और नीतीश जी एक दिन में 200 किलोमीटर कार से चल रहे इस आयु में। तो ये होता है फुल टाइम पॉलिटिक्स। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, पहले ये समझे कि जनसुराज का प्रत्याशी धानुक समाज से है। दुलारचंद यादव जी कोई संत समाज से नहीं थे। उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाने वाला समाज धानुक समाज ही था। पहले इस बात को समझे। जब धानुक समाज अपनी शिकायत लेके अनंत सिंह के पास जाता था, तो धानुक समाज को बचाने के लिए अनंत सिंह खड़े होते थे और अनंत सिंह के लोग खड़े होते थे। ये मोकामा की कहानी बता रहा हूं, एकदम ये फैक्ट है। इस प्रकरण में दुलारचंद यादव जब जनसुराज के प्रियांशु के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो सूरजभान सिंह और आरजेडी के हाथ को लगा कि भाई यादव वोट तो फिसल रहा है। इसी में पूरा प्रकरण हुआ। अब उस प्रकरण में अनंत सिंह के ऊपर देखिए ये छूट जाएगा, इसलिए क्योंकि वहां मौके पे भी मजबूत, वो बहुत आगे था उसकी गाड़ी, और वो हुआ नहीं था। तो जेल तो चला गया। अब जेल जैसे गया, पूरा भूमिहारों का सेंटीमेंट सिर्फ मोकामा में नहीं बदला, बाढ़ में बदला, बख्तियारपुर में बदला है, फतुहा में बदला है, जहां से गिरिराज सिंह जी एमपी हैं, वो जो सीट है वहां पे पूरा बदल गया। बेगूसराय में जो ये पूरा बदल गया। लेकिन वही नहीं बदला है,
कुर्था में, अतरी में, घोसी में, जहानाबाद में, हर जगह। अब वो जीतेगा नहीं जीतेगा अलग बात, लेकिन वो लामबंद शुरू हुआ। और 9 सीटें जो भूमिहारों को दे करके तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि इस बार भूमिहार वोट अपनी तरफ शिफ्ट कराएंगे, वो शिफ्टिंग बंद हो गई है। वो वापस रिवर्स गियर चला गया है। इसमें खुद एक आध % वो जो चंक चला जाता है। अब जैसे सूरज भान सिंह भी तो मोकामा के भूमिहार ही हैं, बड़े नेता हैं, तो कुछ तो वहां भी जाएगा, ऐसा नहीं है, जो लॉयल वोटर होते हैं, जो अपने होते हैं, लेकिन बाकी नहीं जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि कल ललन सिंह, भूमिहारों के सबसे बड़े नेता, जब ललन सिंह हार रहे थे तो ऐसे अनंत सिंह ने, आपको याद होगा कि लोकसभा में ललन सिंह के लिए कमान संभाली थी। अब वो जेल गए तो ललन सिंह आकर के मंच से खुलेआम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जिताना है, एक एक आदमी को अनंत सिंह बनना है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ये राजद के नेताओं में परस्पर नजर नहीं आता। आपने देखा कि तेजस्वी यादव कहीं नहीं पहुंचे तो राहुल गांधी ने बोला, ठीक है तेजस्वी, तू 3 ही कर रहा है ना, मैं 4 सभा कर लेता हूं, मैं तो फिट हूं, मैं तो तैर भी सकता हूं, मैं तो हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ भी सकता हूं, मैं तो साला दौड़ के पहुंच जाऊंगा, तू टेंशन क्यों लेता है? ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा एक जगह नहीं हुआ। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एनडीए और के सभी दलों के बीच है, वो गठबंधन में नहीं दिखता। हाँ, मछली मारने चले गए, पूरा दिन पूरा मीडिया कैंपेन वहां मछली तक सीमित रख दिया, तो लोगों को लगा होगा कि भाई इससे तो सहनी वोट टूट जाएगा। यही समस्या है। आप जाइए मुजफ्फरपुर जोन में तो आपको पता चलेगा सहनी समाज का सबसे बड़ा नेता वो नहीं है। भगवानपुर चले जाइए, उस बेल्ट पे मुजफ्फरपुर के, वहां अजय सहनी भी है। तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना नोएडा के पत्रकारों को, कि इससे ये करिश्मा हो जाएगा। हर सीट के अपने समीकरण होते हैं। आपके दर्शकों को एक बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण बताता हूं, इससे लोग समझेंगे कि चुनाव कितना प्रभाव होता है लोकल मुद्दे पे। खेसारी लाल यादव ने नॉमिनेशन किया छपरा से, इतना मीडिया का हुजूम बना, लोगों को लगा भाई अब तो छपरा सीट हारेगी इंडिया। अब मैं आपको एक्चुअल समीकरण बताता हूं आपके दर्शकों को। 45,000 यादव वोटर हैं, इनकी पोलिंग 70% होती है, तो पकड़ लीजिए 30,000, ठीक है। 55,000 राजपूत वोटर है, इनकी पोलिंग लगभग 50,000 ही होती है, तो लगभग 27,000। लेकिन इसके ऊपर कहां चढ़ेगा? ब्राह्मण चढ़ेगा, भूमिहार चढ़ेगा, कोयरी चढ़ेगा, कुर्मी चढ़ेगा। फिर समीकरण कहां पहुंचेगा? यानी आप देखिए कि वो पूरा इलेक्शन माई वर्सेस ऑल हुआ। तो क्यों हुआ? राम मंदिर को इन्होंने गाली दी, वो बहुत बड़े स्टार होंगे। कल पवन सिंह गया था छपरा में ही, मैंने पहले बताया राजपूतों की संख्या ज्यादा है वहां पे। पवन सिंह गया, कैंपेन किया एनडीए के लिए, पूरा माहौल एकदम शिफ्ट हो गया। हारेंगे, किसी को विश्वास नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं जीतेंगे, और ये सब उनके सिर्फ बयानों के कारण है कि लालू जी मेरे पिता समान हो गए हैं, राम मंदिर के जगह स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। जितना इस प्रकार का बयानबाजी बिहार चुनाव में चल रहा है, ये सब बैकफायर करेगा जी। बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ रही है। और पवन सिंह जो है उसकी रैलियों में मैं देख रहा हूँ, रोड शोज, और बड़ा ग्राउंडेड कैंपेन पवन सिंह कर रहा है, वो हवा हवाई वाला नहीं। रवि किशन के स्टेज पे मैं देख रहा हूँ, चाहे खेसारी भी, सॉरी, ये आपके निरहुआ जो है वो इनडायरेक्टली, हाँ निरहु जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूपी के ही यादव हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उन्होंने जो बाइट दी है वो बिहार में इतना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है कि जो राम का विरोध करे, जो भगवान विष्णु का विरोध करे, वो यादव नहीं यदुमुल्ला है। ये पूरा अनोइंग है। आप देखिए कि कैसे होता है ना कि जब आप क्रिकेट तो आप देखते हैं, आप तो प्रशंसक रहे हैं क्रिकेट के, दर्शकों को एक क्रिकेट का गेम का याद दिलाता हूं एक रूल। कभी कभी आप देखेंगे ना कि लास्ट 6 ओवर में 84 रन 70 रन चेज करने हैं, तो अच्छा बैट्समैन फुल टॉस गेंद पे आउट होता है, क्योंकि पैनिक मोड में होता है, उसे लगता है हर गेंद हिट करना है। कल तेजस्वी ने फुल टॉस गेंद पे एक और अपना विकेट थमाया। कल उन्होंने ओवैसी के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया, जो कि सबा नकवी के इंटरव्यू में दे दिया। आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि
ये बात बोलने के बाद सीमांचल का लास्ट 24 घंटे में क्या माहौल बदला है, क्या माहौल बदला है सर। ओवैसी अपनी अभिषेक सीटें जी, जीत रहा है। एकदम, अरे मैं तो ये जो इसकी सीट है, ओसामा की सीट, इसकी सीट पर मैंने फीडबैक लिया तो पता चला कि नहीं, ओवैसी का कैंडिडेट है वहाँ पे, और मोहम्मद कैफ। ओसामा के वोटर ओवैसी पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको और टॉप गियर लगा दिया इन्होंने जो ओवैसी के बारे में बोल दिया। और ओवैसी तो बड़ा अपने जो लोग हैं उनके बीच में क्या शानदार तरीके से वो बंदा कम्युनिकेट करता है। अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होते ओवैसी, तो मोदी जी कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल फोरम पे उनको नहीं भेजते, है ना? ये दूसरा पॉइंट है सर, लोग समझ नहीं रहे हैं और तेजस्वी हाँ। यादव तो बिल्कुल नहीं समझा। देखिए, हुँ, ओवैसी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर तो हैं, लेकिन ओवैसी ने खुद को इस चुनाव के ऑपरेशन सिंदूर के समय ये साबित किया कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स जरूर करते, पर वो एंटी इंडिया कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नहीं, ठीक बात। और ये जो नैरेटिव बदला है, अब मुस्लिम समाज में अचानक वो प्राउड वाला आ गया है कि भाई ठीक है, हमारी राजनीति करता है, एंटी हुँ, इंडिया की राजनीति नहीं करता, मोदी का पक्ष भी लिया तो देश का पक्ष लिया है। अब तो और वो कनेक्शन मजबूत हुआ है ना, ये कनेक्शन कमजोर तो हुआ नहीं उसका। अच्छा, बिल्कुल। कमाल की बात ये है कि जो हिंदू समाज बहुत ज्यादा नफरत करता था ना, उसका नफरत थोड़ा शांत हुआ, बैलेंस हो हुँ, गया है। बोला ठीक है, हुँ, मुसलमानों की राजनीति नहीं करता, परंतु कांग्रेस नहीं है साला, मुस्लिम लीग यस, जैसा राजनीति नहीं करता। अब यस। ये जो एक जो है ना, वो एक और सहजता उत्पन्न करती है। जो हुँ, जय भीम वाला सहजता है, वो उन इलाकों में उनके लिए बड़ा सहज बदलने लगता है। जैसे हुँ, मैंने किसी से कहा, अभी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैंने बोला कि अच्छा सर, रामगढ़ सीट पर आपका क्या है? तो महागठबंधन और एनडीए की कांटे की लड़ाई है। मैंने बोला चूक गए सर, बसपा और एनडीए की कांटे की लड़ाई है। यहीं आप लोग हुँ, चूक कर जाते हैं, क्योंकि आप लोग का क्या आदत है, वहां के एक पत्रकार को टेलीफोन पे कॉल कर लिया और आपको लगता है सारा समीकरण समझ गया। रामगढ़ कोर कंस्टिट्युएंसी है बीएसपी का, या तो वो जीतेगी या हारेगी। 3 सीट पे बीएसपी इतना अच्छा फाइट कर रही है, जनसुराज 3 सीट निकाले ना निकाले, लेकिन बीएसपी मुझे लग रहा है 2 सीट जरूर फिर निकाल लेगी। एक चैनपुर निकालेगी और संभवतः सर इस बार रामगढ़ भी निकाल लेगी। अब कमाल की बात है, 2.5% वोट है, 3 ही सीट पर फाइट कर रही है अच्छे से, मगर वो फाइट ऐसी सीटों पे कर रही है जहां पर उसका जनाधार है। ये है बीएसपी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, 2 व्यक्तियों पर और मैं चलते-चलते आपसे बात करना चाहूँगा। मैं सच बताऊँ, निजी रूप से तेज प्रताप यादव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन वो लड़का जिस तरीके से, उसकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से कैंपेन के दौरान निकल के आ रही है, चाहे वो भीड़ के मामले में हो, चाहे उसके अनुशासित बोल-वचन के मामले में हो, चाहे वो उसकी सभाओं, हेलीकॉप्टर से चल रहा है तेज प्रताप, अच्छे तरीके से, जैसे साफ-सुथरे उसके पंडाल लग रहे हैं। कैंडिडेट्स भी मैं देख रहा हूँ, जिन्हें वो कुर्सियों पे बैठाता है, और जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स भी बिल्कुल अलग तरबियत के हैं। एक नया फ्लेवर। और निश्चित तौर 14 नवंबर के बाद का मामला जो है फिर एक बार घर पे आएगा। मैंने राबड़ी का एक बाइट भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रचार करने नहीं जाएँगे। तेज प्रताप यादव 14 नवंबर के बाद क्या एक और बड़ी तस्वीर, हो सकता है अपना सीट निकाल ले बंदा, मैं उसके राजनीतिक उस प्रभाव के बारे में नहीं जानता। एक तो ये तेज प्रताप का ज़रा बताइएगा, और प्रशांत किशोर तो फटने से पहले ही सिले हुए पटाखे निकल के आ गए, और मुझे लगता है कि अब प्रशांत किशोर का कोई राजनीतिक करियर आप देखते हैं भविष्य में? पहले तेज प्रताप जी के बारे में बात करें। देखिए, जिस प्रकार से वो गीता के श्लोक बोलते हैं, मतलब लगेगा कि वो ब्राह्मण बोल रहा है। वो अच्छा, देखिए, मैं मीडिया से बड़ा दुखी रहता हूँ इसी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम लोग भी मीडिया लाइन में ही हैं। मीडिया कितनी बेईमान है। आप परिपक्वता में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को तौलिए, तब पता चलेगा कि यस तेज भाई साहब, प्रताप यादव कितना निखर के आया है। बिल्कुल। जब वो महुआ में गए और उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, अगले दिन जो काउंटर किया तेज प्रताप यादव ने कि मेरे छोटे नादान भाई, इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, न पार्टी न कोई। जनता और देश है, जनता और राष्ट्र ही सबसे बड़ा है।
यानी राष्ट्रवाद का भी फ्लेवर लेके आता है, वो हिंदुत्व बिल्कुल। का फ्लेवर भगवान श्री कृष्ण के थ्रू लेकर के आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब वो बोलता है Yes. और शंख फूंकता है, नहीं बोल पाएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन जो उसने सबसे बड़ा अटैक किया था ना, वो पत्रकार लोग मिस कर गए। कहा कि हमारी माताजी छठ करती थी जब तक सक्षम थी। तेजस्वी के पत्नी को बोलिए कि वो जाके छठ करे, मुझसे सवाल क्यों पूछने हैं? वो जानता है कि तेजस्वी की पत्नी ईसाई है, छठ नहीं करेगी। राइट। वो जानता है। और कहां तीर मारा है उसने और कितना बिखर गया उससे राघोपुर, ये आपको कल राघोपुर की सभा में दिखी, जो भीड़ दिखी, कितनी अनुशासन। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अरे चैलेंज करके, चैलेंज कहा कि राघोपुर जाऊंगा, एक जगह नहीं 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारूंगा, ये कहा मैंने, वो बाइट सुन। आप ये देखिए सर, राजद की भीड़ का अनुशासन और तेज प्रताप यादव की पार्टी के भीड़ का अनुशासन, फर्क है। यस, याद होगा, आप तो यूपी के हैं, आपको याद होगा डिंपल यादव एक सभा कर रही थी और डिंपल भाभी को डिंपल भाभी को जब लड़के छेड़ रहे थे तो गुस्सा होकर बोली भैया से शिकायत कर देंगे, हैं, बहुत पीटे जाओगे। ये होता है कि अनुशासन नहीं है सभा में। वो इसलिए मैं कहता हूं राजद और समाजवादी पार्टी के वोटर का टेक्सचर, टेस्ट वही है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। लेकिन और बड़ा, और अभिषेक कितना सहज, वो अभिषेक जी कितना सहज आदमी दिख रहा है, सेल्फी खिंचवाते, लोगों के बीच में जाते, और मुझे लग रहा है कि एक दूसरे तरह का सिंपैथी फ्लेवर वो ऐड हो रहा है तेज प्रताप के साथ। और मैंने एडिकेट के मामले में देखा, मैं नहीं जानता कहाँ का सभा थी, महिला कैंडिडेट संभवतः तेज प्रताप की थी, उस बंदे ने बोलना शुरू करने से पहले चेयर मंगाया, कहा आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, उसके बाद फिर बोलना शुरू किया। बिल्कुल नहीं, तेज प्रताप यादव ने तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 15 सीटों पे राजद की लिटरली बत्ती गुल कर दी है। और दिस इज नॉट गुड न्यूज। सेकंड, कि महुआ में क्या होगा। देखिए महुआ में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तेज प्रताप यादव बढ़त पर तो है, सेंटिमेंट तो है। सबसे बड़ी बात तेज प्रताप यादव के साथ महुआ में क्या हुआ है, जो कोर एनडीए या बीजेपी का वोटर है वो भी सिंपैथाइज्ड है। बोला ये आदमी जीतना चाहिए यार, हमको महुआ में हॉस्पिटल दे दिया, इस आदमी ने एक हॉस्पिटल बनवा दिया। वो फ्रेंडली फाइट ना हो जाए, फ्रेंडली फाइट ना हो। वो बार बार देखिए, राजद के लिए सबसे टेंशन की बात क्या है ना, बहुत रिजिड आदमी है, बार बार श्रीमद् भगवत गीता की कसम खा के कह रहा है मैं राजद में नहीं। ये देखिए उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि राजद में सोनिया गांधी की एंट्री हुई है। लोग, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इस इशारे को, लेकिन जो समझेंगे वो 1984 के पहले 83 में जब जाएंगे और जो निष्कासन था मेनका गांधी का, उस प्रोसेस को जब समझेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि मैं कहां से बोल रहा हूं। निष्कासन कुछ ऐसा ही है, बस कहानी और किरदार बदले, कहानी नहीं बदली, किरदार बदल। बिल्कुल होता है ना कि पहले प्रशांत वोट कटुआ भी रह गए। हाँ, प्रशांत आधे मिनट में निपटा दीजिए उन प्रशांत को भी, वोट कटुआ भी रह गए, नहीं रह गया कुछ, लगभग 13 सीटों पर तो फिर भी वोट कटुआ है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना डेंट हुआ ही नहीं। और उस वोट कटुआ में भी जहां पर हैं उनमें से सिर्फ 8 सीटें हैं जहां पे वो प्रभावित कर पाए, उतना भी वोट नहीं काट रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मीडिया हाइप मिला जनसुराज को, जनसुराज ने बहुत पैसे खर्च किए इसके लिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो ग्राउंड तय करता है। सोशल मीडिया 1-8% जरूर हाइप क्रिएट कर सकता है, बस। बिल्कुल ठीक बात है। तो दर्शकों, अभिषेक जी ग्राउंड से घूम के आके बिहार के पहले चरण के मतदान के पहले जो तस्वीर आपने रखी है, मुझे लगता है कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आप अति व्यस्त हैं, इसके लिए आपने इतनी व्यस्तता में हमें समय दिया, इसके लिए आपको अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, बिहार के लोगों से जिनका वोट पहले चरण में है, घर से निकलिए, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अभिषेक जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे यानी अवनीश और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।